नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी चैनल जागरूक इंडिया में, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं आज की ताज़ा और तरीन खबरें। 10 मिनट देकर इन खबरों को जरूर जान लें, क्योंकि ये खबरें हमारे देश में हो रही बदलाव पर आधारित है, सरकारी योजनाओं पर आधारित है, कोरोना वायरस में क्या नई खबर है उस पर आधारित है, और हमारे देश से चाइना को उखाड़ फेंकने पर आधारित है। तो चलिए एक एक और जान लेते हैं सभी बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर है कोरोना वायरस से संबंधित। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,35,857 हो गया है। इनमें 13,83,020 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,10,654 मरीज का अभी भी इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते 41,729 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 2.3 करोड़ लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,64,949 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। अब तक एक दिन में यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। जल्द ही टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन कर दी जाएगी। यही नहीं, अब प्रति 10 लाख की आबादी में 16,050 लोगों की जांच हो रही है। अगली बड़ी खबर बिहार में कोरोना वायरस से संबंधित है। पटना सिविल कोर्ट के फैमिली कोर्ट के जज हरीश चंद्र श्रीवास्तव की एम्स में कोरोना से गुरुवार की देर शाम रात को मौत हो गई। बिहार में पहले जज जिनकी मौत कोरोना से हुई, वे 58 साल के थे। जमुई के एसपी भी कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। राज्य के पटना समेत 10 जिलों में 100 से अधिक संक्रमितों की पहचान की गई है। अगर वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो राज्य में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। राज्य में गुरुवार को रिकॉर्ड 11,514 केस सामने आए हैं। उधर राज्य में 24,87,990 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 19.28 मरीज यानी कुल 4,79,779 कोरोना संक्रमित पा चुके हैं। फिलहाल 9,76,332 लोग होम क्वारंटाइन में हैं। इनमें से 37,768 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। रक्षा मंत्रालय के एक दस्तावेज का हवाला देकर राहुल गांधी ने कहा, रक्षा मंत्रालय चीन की तरफ से सीमा उल्लंघन की बात मान रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोल रहे हैं। राहुल ने कहा, चीन का सामना करने की बात भूल जाइए। भारत के प्रधानमंत्री में इतना भी साहस नहीं कि वो चीन का नाम भी ले सके। चीन का हमारे क्षेत्र में घुस आना और वेबसाइट से दस्तावेज हटा देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। दरअसल चीन की सीमा की घुसपैठ पर रक्षा मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसमें पूर्वी लद्दाख के पैगोंग त्सो, गोगरा और कुगरांग नाला में चीनी घुसपैठ की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि चीन के 5 मई से ही आक्रामक रुख अपना रहा था। राहुल ने इस बारे में एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए प्रधानमंत्री से सवाल पूछा और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर सीमा विवाद से जुड़े डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। इनके मुताबिक LAC और खासकर गलवान घाटी में 5 मई से चीन की आक्रामकता बढ़ रही थी। उसने 17-18 मई को कुंगरांग नाला, गोगरा और पैगोंग झील के उत्तरी किनारे पर घुसपैठ की थी। मंत्रालय ने पहली बार चीनी घुसपैठ की बात मानी है। अब तक 5 मीटिंग हुई है। मंत्रालय के मुताबिक तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों में कोर कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग 6 जून 2020 को हुई थी। हालांकि 15 जून 2020 को दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसके बाद दूसरी कोर कमांडर की बैठक 12 जून को हुई। इसमें सैनिकों के पीछे हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। तीसरी बैठक 30 जून को हुई और यह लगभग 12 घंटे तक चली। बैठक के दौरान शांति बहाली के लिए तनाव वाले सभी इलाकों पर चर्चा हुई। इसमें भी चीन पैगोंग त्सो से पीछे हटने को तैयार हो गया था, हालांकि उसने सैनिक पीछे नहीं हटाए। चौथी बैठक 14 जुलाई को हुई। भारत और चीन के सैन्य प्रतिनिधियों ने सैनिकों को पीछे हटाने में बारे में चर्चा की। भारत ने चीन को पैगोंग और देप्सांग इलाके खाली करने का कहा। 5वीं बैठक 2 अगस्त को हुई। भारत ने साफ कर दिया कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मीटिंग से हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात को देखते हुए तनाव के लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं।
इससे पहले राहुल ने कहा था कि भारत सरकार की कायरतापूर्वक कार्रवाई की वजह से देश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर रिलेटेड है मुंबई में बारिश से संबंधित। चलिए जान लेते हैं इसको भी। मुंबई में सोमवार रात से पानी गिर रहा है। बुधवार को हुई बरसात में 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई में हर 1 किलोमीटर में एरिया में भारी जल जमाव है। मुंबई में सोमवार रात से लगातार हो रही बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है और हर 1 किलोमीटर के एरिया में भारी जल जमाव है। बुधवार को कोलाबा इलाके में पिछले 12 घंटे में 293 मिमी बारिश दर्ज की गई है। बारिश से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है और अपनी हदों को तोड़कर समुद्र का पानी मुंबई के निचले इलाकों में भर रहा है। कालभा देवी मार्केट में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। राहत और बचाव के लिए महाराष्ट्र में 20 टीमें तैनात की गई है। अकेले मुंबई में ही 5 टीमें काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर हालात पर चर्चा की है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर है पंजाब में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी को। सरकार क्या वहां पर दे रही है, क्या सुविधाएं दे रही है मरने वालों को। पंजाब के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 113 पहुंच गई है। मौतों की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को मृतकों के परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा परिवारों से पूरी हमदर्दी होगी। पंजाब में जहरीली शराब के सेवन से मरने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और नौकरी दी जाएगी। यह ऐलान शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है। हालांकि पहले राज्य सरकार की तरफ से इन परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई थी। अब जबकि इस घटना को पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है तो आज कैप्टन जहरीली शराब पीकर जान गंवाने लोगों के परिजनों से मिले। इस दौरान सीएम ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए, एक परिजन को नौकरी देने के अलावा सभी पीड़ित परिवारों को बीमा योजना का लाभ भी दिए जाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी गई है उन्हें भी 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश में मचा है 1 सप्ताह से कोहराम। दरअसल पिछले 1 सप्ताह में पंजाब के सीमावर्ती जिलों जैसे कि अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर में जहरीली शराब पीने से 113 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे पहले 30 जुलाई को अमृतसर जिले के गांव मुच्छल से 7 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद तरनतारन जिले में कई जगह से ये, साथ ही गुरदासपुर के बटाला में भी एक के बाद एक मौतों में बेहताशा बढ़ोतरी हुई थी। सबसे ज़्यादा मौतें तरनतारन जिले में हुई। इस मामले में अब तक तीनों जिलों में 40 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की ओर, जो नई शिक्षा नीति पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने इस शिक्षा नीति पर क्या बयान दिया है, क्या बोला है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हायर एजुकेशन पर हुए कॉन्क्लेव में कई शिक्षा नीति पर बात कही है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी किसानों मजदूरों का सम्मान करना सीखे, इसके लिए डिग्निटी ऑफ लेबर पर ध्यान दिया गया है। अब व्हाट टू थिंक नहीं बल्कि हाउ टू थिंक पर फोकस किया जा रहा है। 3 से 4 साल के व्यापक विचार विमर्श और लाखों सुझावों के बाद एजुकेशन पॉलिसी मंजूर की गई है। देश के किसी वर्ग से यह बात नहीं उठी कि किसी तरह का भेदभाव हुआ है। यह एक इंडिकेटर भी है कि लोग वर्षों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव देखना चाहते हैं वे उन्हें मिल गए हैं। इसी के साथ ही मोदी जी ने 10 बातें बोली है। इस वीडियो में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने बोला है कि मोदी ने शिक्षा नीति बनाने वाले एक्सपर्ट से कहा कि यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की ज़रूरत है वह हम सभी को मिलकर करना है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सीधे तौर पर जुड़े हैं, इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह से कमिटेड हूं, आपके साथ हूँ। दूसरी बात बोली है, नेशनल वैल्यूज के साथ लक्ष्य तय किए। हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है, ताकि देश का एजुकेशन सिस्टम वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर तैयार कर सके।
भारत की पॉलिसी का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21 सदी के भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। अगली बड़ी खबर है, देश को मिली पहली किसान रेल। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में पूरे विस्तार से। देश की पहली किसान रेल शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तोमर ने कहा कि किसान रेल सस्ती दरों पर कृषि उपज, विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। इससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। तोमर के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग भी है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने कोरोना महामारी के बीच देश भर में फूड प्रोडक्ट की सप्लाई करते हुए 96 रूट पर 4610 ट्रेनें चलाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सालों के बंधन से मुक्त करने के लिए कई योजनाएं बनाई है। इससे देश के किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध होंगे। ट्रेन एक ओर की यात्रा के दौरान 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भूसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर स्टेशन पर रुकेगी। हर हफ्ते ये ट्रेन शुक्रवार को 11 बजे देवलाली से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। दानापुर से हर रविवार को 12 बजे रवाना होगी और अगले 7:45 बजे शाम को देवलाली पहुंचेगी। दोस्तों, अगला बड़ी खबर है सुशांत सिंह केस से संबंधित। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में भी पूरी खबर। सीबीआई ने बिहार पुलिस की रिक्वेस्ट पर गुरुवार को 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। सीबीआई ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें रिया के पिता इंद्रजीत, मां संध्या, भाई सुहक, सहयोगी सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी शामिल है। सीबीआई ने यह केस एसआईटी को हैंडओवर कर दिया है। यह वही एसआईटी है जिसे विजय माल्या और वीआईपी चौपर घोटाले की जांच की थी। जांच सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर और डीआईजी गगनदीप गंभीर की निगरानी में होगी। दोनों ही गुजरात कैडर के आईपीएस हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम की अगुवाई एसपी नुपुर प्रसाद लीड करेंगी। नुपुर प्रसाद अभी सृजन घोटाले और जर्नलिस्ट उपेंद्र राय का मामला भी देख रही है। सुशांत के सहयोगी रहे सैमुअल मिरांडा से गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने लगातार दूसरे दिन 9 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सुशांत के परिवार ने रिया पर अभिनेता के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया था। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सुशांत सिंह केस की जांच करने गई मुंबई पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम गुरुवार को वापस लौट आई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बहुत खराब है, बहुत शर्मनाक है। दिल्ली में 12 साल की लड़की से हैवानियत की गई है। चलिए जान लेते हैं पूरी खबर को। 12 साल की बच्ची से रेप के बाद जान से मारने की कोशिश की घटना ने दिल्ली को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। घटना मंगलवार को दिल्ली के पश्चिम बिहार की है। पीड़ित का एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले में 2 दिन बाद गुरुवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पीड़ित को देखने एम्स पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार की 10 लाख की मदद की घोषणा की। रिपोर्ट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मामले में बेस्ट वकील अपॉइंट करेगी, जिससे मामले में जल्द से जल्द इंसाफ हो सके। मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उसके आधार पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी की पहचान का खुलासा अब तक नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन सोलिता मालीवाल भी एम्स पहुंची। उन्होंने कहा कि लड़की की हालत बहुत ही गंभीर है। डॉक्टर भी नहीं जानते कि वो बचेगी या नहीं बचेगी। यहाँ उन्होंने पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मामले के 2 दिन बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
मैंने डीसीपी को नोटिस भेजकर जांच के संबंध में जवाब मांगा है। अगली बड़ी खबर सुशांत सिंह केस से संबंधित है। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तिवारी से दैनिक भास्कर से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत की वजह के साथ साथ यह जानना भी जरूरी है कि आखिरकार क्या है जिसे छिपाया जा रहा है। आईपीएस विनय तिवारी ने क्या कहा? सवाल: जब आपको पता चला कि सुशांत केस की जांच करनी है तो क्या तैयारी करके आप मुंबई गए थे? उन्होंने जवाब दिया कि हमारी टीम पहले से मुंबई आ चुकी थी और लोगों से पूछताछ शुरू कर दी थी। कई पहलुओं पर हमारी टीम काम कर रही थी। उन्हें जांच में मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा था। ऐसे में मुझे आना पड़ा और इसके बाद जो हुआ सबके सामने है। हम काफ़ी तैयारी के साथ यहाँ आए थे। दूसरा सवाल था, आपकी जांच की लिस्ट में किन किन के नाम थे? जवाब: काफ़ी नाम थे। सुशांत किन लोगों के साथ रह रहे थे, किन लोगों के साथ काम कर रहे थे, किन से उनका लेन देन था, जिन लोगों के साथ उन्होंने काम शुरू किया था। ऐसे में काफ़ी लोगों की लिस्ट हमने बनाई थी जिस पर हमारी टीम ने काम शुरू कर दिया था। अगला सवाल था कि आपने क्वारंटाइन पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जवाब में कहा, मैं खुद को क्वारंटाइन मान ही नहीं रहा हूँ। मैं ऑन ड्यूटी हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। गैर कानूनी तरीके से क्वारंटाइन करके बीएमसी ने अपनी साख गिराई है। मेरी कोरोना जांच कराकर वो मुझे छेड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से लोगों के मन में सुशांत केस की जांच को लेकर संदेह पैदा हुआ है। अगला सवाल था, अब मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई है, क्या लगता है? उनका जवाब था, मेरा मानना है कि सीबीआई की जांच के बाद वह चीज़ें भी सामने आएगी जिन्हें छिपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारी टीम भी सारे रहस्य से पर्दा उठा देती।